आप सभी को तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब हम लोग पॉलिटी में आज गवर्नर को पढ़ेंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने प्रेसिडेंट को पढ़ा था। ठीक है, तो आइए सबसे पहला गवर्नर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। और गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। और ये कंसेप्ट आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। तो यही अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के तहत डायरकी एट द सेंटर दिया गया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। वही अगर 1919 में आप जाएंगे मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म के तहत, तो उसमें क्या कहा गया था, डायरकी एट द प्रोविंस। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसी को चेंज करके 1935 में डायरकी एट द सेंटर दिया गया था। ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट की जो बात की गई थी। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग को गवर्नर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, मतलब सेंटर के पास जो होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। और सेंटर का जो मेन काम होता है वो प्रोटेक्ट द इंडिया, दैट इज़ भारत। अब जो अगर भारत को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है तो दो लेवल पे करना है, एक एक्सटर्नल लेवल पे, एक इंटरनल लेवल पे। तो इंटरनल लेवल पे जितने भी स्टेट हो गए वो, एक्सटर्नल लेवल पे जितने भी हो गए आर्मी, एयरफोर्स, ये सब हो गया। तो जो इंटरनल लेवल है उसमें हम लोग गवर्नर को रखते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि कितने लेवल पर कैसे क्यों हम लोग को गवर्नर की ज़रूरत है। तो क्योंकि इंटरनल लेवल पे इतने सारे अंदर में स्टेट हैं तो सब जगह एक आदमी को पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो है सो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, और जितना भी गवर्नर है वो ब्रिज की तरह काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच में। गवर्नर के बारे में आर्टिकल 153 से 167 तक पार्ट 6 में दे रखा है। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और गवर्नर को अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड भी कहा जाता है। अब फैक्ट जो आपको याद करना है, सरोजनी नायडू पहली वुमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी इंडियन स्टेट का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बनी थी 1947 से 1949 तक। गवर्नर एक सेंट्रल नॉमिनी है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, ना कोई रिमूवल होता है। ठीक है, अर्लियर ए सिंगल पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ सिंगल स्टेट और ऑल द स्टेट हैव देयर सेपरेट गवर्नर। बट पहले क्या होता था कि एक गवर्नर किसी एक ही स्टेट का हो सकता था। ठीक है, और सभी स्टेट के अपने अपने सेपरेट गवर्नर थे। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत कहा गया था कि एक पर्सन जो है उसको 2 या ज़्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो यही क्वेश्चन मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा एईडीओ के लिए या फिर दरोगा के प्रीलिम्स के लिए। मैंने बार बार आपको बोला था कि इसको करने के लिए ये नहीं पूछा गया, तो अब हो सकता है कि इसमें पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक आदमी जो कि गवर्नर के तौर पर उसको स्थापित किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि इलेक्शन वगैरह अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, नॉट अंडर द कंट्रोल और ऑफ द सबऑर्डिनेट नॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसी के अंडर में नहीं होते। इंडिया एडॉप्टेड द कैनेडियन मॉडल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला चीज़ आर्टिकल पूछा जा सकता है, दूसरी चीज़ इसका मिनिमम एज कितना है ये पूछा जा सकता है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मॉडल है, तो कैनेडियन मॉडल है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक से ज़्यादा का होने के लिए वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको मैं बता दिया। और कहाँ से ये गवर्नर का जो वो बोरो किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट से। ठीक है, और इनके जब ये टर्म ऑफ ऑफिस ये कार्यकाल में है तो इनकी सैलरी कम नहीं हो सकती। मानिए अभी 75,000 है, तो ये नहीं कि कल को 73 हो सकती है, 75 पे के 75 पे रह सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, when appointed as a governor of 2 or more state, allowances shared by the state in such proportional as determined by the president। अभी मैंने आपको बताया कि एक गवर्नर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट के भी गवर्नर किए जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या उठता है, मानिए वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है और यूपी के गवर्नर एक कोई कॉमन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठेगा कि उनको जो सैलरी मिलेगी वो कौन देगा, उत्तर प्रदेश देगा कि महाराष्ट्र। तो ये जो है सो ये शेयरिंग से दी जाएगी, और इसमें जो मेन रोल होगा प्रेसिडेंट का कि शेयरिंग किस प्रोपोर्शन में होगी ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो कल को ये एक टफ क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एक नोट के तौर पर याद रखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है,
मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो जज की अपॉइंटमेंट होती है वो पार्लियामेंट से होती है, याद रखिएगा, और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में वो हो गया है, आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो पार्लियामेंट, और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए कैग जो होता है, सेंट्रल ऑडिटर एंड जनरल, कैग 148 हो गया, आर्टिकल नंबर 148, ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है जो कि सेंटर में रहते हैं, और हर एक स्टेट के गवर्नर को देता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अभी आपको रिसेंट में पता हो तो कैग को जो है सो फटकार लगी थी दिल्ली के हाई कोर्ट से, क्योंकि उसने टाइम पर जो है सो रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था। आई थिंक ये फरवरी 2025 का न्यूज़ है, ठीक है। अब इनके पावर और की बात की तो ये रियल एग्जीक्यूटिव, ये स्टेट का जो है एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो ये नियर कंप्लीट इम्यूनिटी वाइल इन ऑफिस, आर्टिकल 361 के बारे में हम लोगों ने बताया था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये कंप्लीट इम्यून है अपने से उसमें ऑफिस में, ठीक है, कोई आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट या किसी भी एक्सरसाइज के लिए, ताकि ये कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए इनको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं वो किन के नाम पर किए होंगे? इन्हीं के नाम पर किए जाएंगे, स्टेट के, ठीक है। बाकी तो है हेड ऑफ़ यूनिवर्सिटी होगा, वाइस चांसलर की उस पर करेगा, ये किस किस को अपॉइंट करेगा? तो पीसीएस को, चेयरमैन को, डिस्ट्रिक्ट जज को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अब देखिए जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति का था कि समन करना, प्रोग्यूव करना और डिसॉल्व करना लोकसभा को, तो ये इनका सेम चीज़ विधानसभा में होगा, सेम चीज़ चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था एक पढ़ लीजिएगा तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब भी नई सरकार बनेगी तो पहला जो सेशन है वो कौन लेगा? गवर्नर। वहाँ पे कौन लेता था? नई सरकार बनेगी तो प्रेसिडेंट। क्लियर है? प्रेसिडेंट जैसे नॉमिनेट करता था 12 मेंबर को जो कि राज्यसभा में फिक्स थे, यहाँ गवर्नर 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को करता है, ठीक है, जिनको कि स्पेशल नॉलेज वगैरह सब एक्सपीरियंस रहता है लिटरेचर, साइंस और कोऑपरेटिव मूवमेंट वगैरह में, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि जॉइंट सीटिंग जो होती है उसकी प्रिसाइड कौन करता है? तो आपको पता है स्पीकर करता है, ठीक है। अब अगला काम ये क्या है? ये जो भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए वो सेंटर का जो लोकसभा का था उस पर प्रेसिडेंट था, और स्टेट का जो भी होगा उसमें कौन करता है? गवर्नर। तो क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब इनका फाइनेंशियल जो पावर है, रिकमेंडेशन मनी बिल का जो होता है उसके लिए प्रायर इससे रिकमेंडेशन लिया जाएगा, ठीक है। डिमांड फॉर द ग्रांट के लिए, फाइनेंशियल बजट जो स्टेट का होता है आर्टिकल 202 के तहत उसके लिए, और ये मतलब बनाएगा फाइनेंस कमीशन एवरी आफ्टर 5 ईयर्स। इसलिए मैं आपको बोला था कि अगर आपको प्रेसिडेंट क्लियर है तो गवर्नर में कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ सेंटर यहाँ स्टेट, ठीक है, क्लियर है। जुडिशियल पावर होता है, ये जो है सो बस फांसी से नहीं बचा पाएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है उसके तरह, ठीक है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये फांसी से नहीं बचा पाएगा। फिर वीटो पावर जो इनके पास होता है, इसके पास एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है। प्रेसिडेंट के पास 3 चीज़ होती थी, क्या होती थी? कि या तो एसेंट दे देगा, या तो विथहोल्ड कर देगा, या तो रिटर्न कर देगा। इनके पास तो वो 3 है ही है। चौथा इनके पास है रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो रिजर्व वाला है, इसी के चक्कर में अभी तमिलनाडु में जो किया था, एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन का बिल था उसको रोक के रखा था। अब वो जो रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, अब इसको भी 3 महीना के लिए कर दिया, पहले अनिश्चितकालीन के लिए था, ठीक है। तो इसका गलत यूज किया जा रहा था। वही मैंने बताया आर्टिकल 361, गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है ये दीज आर नॉन आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर देम देयर एक्शंस वाइल इन ऑफिस, ठीक है। लेकिन वो माफ़ी दे सकता है अगर स्टेट रिलेटेड रूल्स वगैरह में वायलेशन हुआ है तो, ठीक है। फांसी नहीं रोक सकता है, फांसी रोकने का हाल एक ही आदमी के हाथ में है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब वेरियस कमीशंस ने जो था उसने आए थे, जैसे सरकारिया कमीशन, आपके बिहार दरोगा के 21 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो दी गई थी वो किसके, तो कौन से कमीशन ने अपना सजेशन दिया था? तो वो थे सरकारिया कमीशन, आंसर गया था। अब देखिए 3 कमीशन थे, नाम सुना होना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने बोला था कि गवर्नर को 5 साल से पहले रिमूव नहीं किया जाना चाहिए, अगर जब तक कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस वगैरह नहीं हो, ठीक है। और उनको किस आधार पे हटाया गया है ये भी चीज़ जो है आपको बताना चाहिए। फिर ये वेंकटाइज कमीशन ने बोला था, सेम चीज़ बोला था, ठीक है, उनकी उनको 5 साल कंप्लीट करने देना चाहिए। पंछी कमीशन ने बोला था कि ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, इसको जो है डिलीट कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि इसका गलत यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। आप समझ में आए? मानिए मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, तो मैं चाहूँगा तो अपने से नीचे वाले को कभी भी हटा सकता हूँ,
तो वो चीज़ है ड्यूरिंग द प्लेजर, उनके अनुसार नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने कहा था पंची कमीशन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई टेन्योर इज़ नॉट 5 ईयर्स, ठीक है, कि 5 साल पूरा या उससे क्यों नहीं उसको करने दिया था। बिकॉज आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल, जो मतलब जो बोलता है अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो है सो गवर्नर अगर ये पूरा होने लगेगा तो एक तरह से उसको फिर लगने लग जाएगा कि ये पावर जो है सो एक इसको तानाशाह बना सकता है। तो इसीलिए सेंटर को मोस्ट पावरफुल कहा गया है, ताकि उसका जो पावर है वो डाइल्यूट नहीं हो पाए। आपको समझ में आया होगा कि मतलब कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जब वो ऐसे, मानिए अगर गवर्नर हट जाता है तो अगर पूरे तरीके से गवर्नर के अंडर में दे दीजिएगा तो वो अपने मतलब तानाशाही कर सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए उसको जो है सो आप देखते होंगे कि बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है? इसीलिए एक वर्ड है उसका लक्ष्मीकांत का ही, सेंटर इज मोर पावरफुल सो दे कैन नॉट डाइल्यूट देयर पावर। क्लियर है? इसीलिए इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, तो ये भी बोलने लग जाएगा हम जो है सो रियल एग्जीक्यूटिव हैं। तो भाई फिर पीएम जो चुना गया तो इसीलिए अपने जो देश में पीएम है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ये चीज़ आपको पता है। बाकी प्रेसिडेंट को देख लीजिए, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो कल को वो ये नहीं बोल सकता है कि मतलब पूरे तरीके से सब कुछ मेरे हाथ में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर वो भी इलेक्टेड के थ्रू, एक तो टाइम अगर इलेक्ट होके जाता, डायरेक्ट इलेक्ट होके, तो एक तो क्या कहते हैं वो ये भी बोल सकता है कि हम भी इलेक्ट हो गए, तो फिर उसमें आपस में झगड़ा, कोलिजन वगैरह सब का चांसेज हो जाता। तो इसीलिए जो है सो ऐसा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आज छोटा सा टॉपिक गवर्नर कर लिया। कल जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और सीएम, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया है और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये सब क्या होता है इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एक बार पंचायती राज को निपटा देंगे। तो मेन पोर्शन जो है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा कंसेप्चुअल, रटने वाले तो आप रट लीजिएगा, मेरा ये काम है कि कंसेप्चुअल चीज़ जहाँ जितना इकट्ठा करके आपको बताया जाए, आप अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, सुनते रहें। कल से, आज तो 25 क्वेश्चन लेके आया था, कल से ऐसे करके 50 क्वेश्चन, क्योंकि मेन काम अपना क्वेश्चन ही है। बहुत लोग पढ़ के बैठे होंगे, अब लास्ट टाइम में खटाखट क्वेश्चन चलेगा, इतना क्वेश्चन चलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको कंसेप्ट से भी लेके चलूँगा, और वो एईडीओ के लिए स्पेसिफिक होगा। तो बस आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो एग्ज़ाम का डेट सामने में है, जो आगे है उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि दरोगा का भी ऐसा कोई डेट नहीं है, और डेट आने के बाद भी हमारे पास 1-1.5 महीना रहेगा, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। CGL4 का भी डेट नहीं है, तो आप इसको करते रहिए, आपका सब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।